तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव पर उठे विवाद की। आईएमए ने उन पर 1000 करोड़ के मानहानि का मुकदमा किया है। आईएमए का ये आरोप है कि उन्होंने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया, डॉक्टरों की खिल्ली उड़ाई और एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था को बकवास बताया। हकीकत क्या है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमए ने देशद्रोह का केस चलाने की बात की है। क्या देशद्रोह का केस बनता है, इस पर भी बहस हो रही है। मेरे साथ आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा हैं, मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं जो कि पूर्व सचिव हैं आईएमए के, मेरे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा जी हैं जो कि एक धर्मगुरु हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, योगाचार्य हैं, मेरे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, ये एक आयुर्वेदाचार्य हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा नितिन शर्मा के पास। गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, नितिन शर्मा। नितिन, बताइए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है क्यों है, इन्होंने इस तरीके की बातें क्यों की। जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, कोई भी बीमार होता है तो हम लोग एम्स क्यों जाते हैं, हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? क्या जब इन्हें विश्वास नहीं होता दवाइयों पर, जब ये क्यों नहीं सोचते कि ये दवाई ठीक है, ये गलत है, इस तरह की बातें क्यों करी गई हैं? और रही बात ये मुद्दा उठाने की कि इन्होंने आईएमए पे ये ऑब्जेक्शन उठाया, ये गलत है। मेरा मानना ये है कि अगर हमें बीमारी हुई है और हम हॉस्पिटल में जाके बैठे हैं तो क्यों वो इलाज अपने घर पे क्यों नहीं किया? क्यों हम हॉस्पिटल में एडमिट, क्यों हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, क्यों हम इन दवाइयों को यूज करते हैं? अगर हम दवाइयों के मामले के तो वो दवाइयां अपनी जगह मायने रखती हैं और ये दवाइयां अपनी जगह मायने रखती हैं, पर लेकिन एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन उठाना और इसके ऊपर फाइट करनी, ये मेरे हिसाब से गलत है। योग एक बहुत अच्छी चीज है, योग से इतने सारे पेशेंटों को आराम मिला है करने के बाद, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है जिससे कि हमारी अंदरूनी ताकतें बढ़ती हैं। पर साथ के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ इनसे, जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि हम लोग इस दवाई को यूज नहीं करेंगे, वो ऐसी है वो वैसी, क्यों? वो दवाई अपनी जगह मायने रखती है सर, और ये दवाई अपनी जगह मायने रखती है। ठीक है, तो ठीक है नितिन, यहीं पर रुकते हैं और सीधे डॉक्टर राहुल भार्गव के पास चलता हूं। राहुल भार्गव जी, मुझे बताइए कि केस देशद्रोह का कैसे बनता है बाबा रामदेव पर? ये बताइए क्या करा उन्होंने देशद्रोह करने लायक? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हम आयुर्वेद के अगेंस्ट नहीं है। बाबा ने जो वाणी यूज करी है उसके अगेंस्ट है, और ये देशद्रोह का मामला बनता है। बताइए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम ऐसी बातें करते हैं और बड़ बोले वाली बातें करते हैं, लोगों का ध्यान सही दवाई की जगह आयुर्वेद की गलत प्रैक्टिस पे जाता है। जो लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद गलत साइंस नहीं है, आयुर्वेद के जो प्रचारक हैं वो गलत कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं आयुर्वेद की गलत प्रैक्टिस। आयुर्वेद के जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अभी कहा आप आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, फिर आप कह रहे हैं आयुर्वेद की गलत प्रैक्टिस। आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, पर आयुर्वेद के जो प्रचारक हैं वो गलत तरीके से लोगों को भड़काते हैं। हमारे पास 10 केसेस ऐसे हैं जो कोरोनिल खाते रहे, सैचुरेशन गिरता रहा और ये सोचते रहे कि ठीक हो जाएंगे। आपको सही चीज बताना आवश्यक है। दोनों थेरेपी कॉम्प्लीमेंट्री है। हमको इस बवाल से बाहर निकल के, विवाद से निकल के, दोनों की अपनी पॉजिटिव चीजों को सोचते हुए लोगों का इलाज करना आवश्यक है, ना कि भेदभाव की राजनीति को इसमें लाना आवश्यक है। देश कोरोना से जूझ रहा है। इस समय की जो कंट्रोवर्सी है, ये जब माफी मांग ली थी बाबा रामदेव ने तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद तो आप 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा, प्रधानमंत्री को लेटर, देशद्रोह, जो ट्रीटमेंट डिले होता है उसका कौन जिम्मेदार है? आप सही बताइए। पहले कोरोनिल को आपने कहा क्योर करती है, फिर आपने कहा कंट्रोल करती है, आपने कहा फिर सप्लीमेंट है। आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए देशद्रोह का मामला बनता है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि आप गलत बता रहे हैं। आपको सही बताना है कि कोरोनिल खाते रहेंगे तो आपका प्रोटेक्शन हो सकता है, ना कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस और देशद्रोह में जमीन आसमान का अंतर है डॉक्टर राहुल भार्गव। क्रिमिनल नेग्लिजेंस और देशद्रोह में जमीन आसमान का अंतर है, ये मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं। सीधे गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूं। बताइए सर, ये देशद्रोह का मामला बनता है? बिल्कुल भी नहीं। 124 है, इसमें कहां से लग सकती है? देखिए, जो लोग ये प्रूवन रिकॉर्ड हो या फिर कोई कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे देश की अस्मिता, एकता
अखंडता को सीधा नुकसान पहुंच रहा हो, वो 124A में आता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, मैं दवाइयों के बीच में नहीं आ रहा हूँ कहीं भी, और मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बात कही हमारे डॉक्टर साहब ने, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन देशद्रोह का मुकदमा यदि आप हरेक पर इस तरीके से लगाने लगेंगे कि आप एक पावरफुल बॉडी है और ये देशद्रोह हो गया, उसमें देशद्रोह हो गया, इसमें देशद्रोह हो गया, मजाक बन जाएगा। ये 124A का केस ही नहीं है। न देश की एकता को इसमें खतरा है, न देश की अखंडता को इसमें खतरा है। और यदि आप मरने वालों की संख्या को, दोनों को खतरा है, क्योंकि बिल्कुल इसमें क्या लड़ा रहे हैं डॉक्टर साहब? बाबा दोनों इसमें कौन सा देश टूटने की बात कर रही है? इसमें कौन से देश को अलग करने की बात कर रहे हैं? वो कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं। अगर आप एलोपैथी को आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा गुनाह है ये, बाबा को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चीज है। और अब तो देशद्रोह में थोड़ी बुक करवा देंगे आप, सेडिशन एक्ट के थोड़ी उन पे केस, हालांकि माननीय अदालत बैठी है, वो अपने आप देखेगी। लेकिन खैर, ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं है। और हर छोटी सी बात के ऊपर वाणी को लगाम देना चाहिए। बात इस वक्त देशद्रोह की हो रही है, देना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात देशद्रोह की हो रही है डॉक्टर साहब, बात देशद्रोह की हो रही है। और जो योगी चेंज ना जो अपने आप को योगी कहता है, वो अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो योगी कहलाने लायक नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो विषय पर ही बात करूंगा हर हालत में। आप मुझे कितना भी डिविएट करते रहे, मैं देशद्रोह का केस नहीं बनता और मैं चुनौती दे रहा हूं कि इसको देशद्रोह का केस कोई बना दे तो। ठीक है, उन्होंने एक बॉडी को टारगेट किया है, वो बॉडी रिएक्ट करेगी, माननीय अदालत पर पहुंचेगी। लेकिन उसके बाद देखिए, इकोनॉमी को सजेस्ट करते हुए आपकी दवाई ज्यादा बिके, लेकिन 1400 करोड़ का मालिक है बाबा, कि देश कोरोनिल ज्यादा बिके, हरियाणा में कोरोनिल टैक्स पेयर के मनी से दी जाए। तो ऐसे तो रेमडेसिविर से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए, ऐसे तो ब्लॉकेजेस से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए। सारे पेशेंट हॉस्पिटल से ठीक होकर ही थोड़ी गए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के प्राण हॉस्पिटल में भी निकले। हर जगह की इंटेंशन जो थी वो इकोनॉमिक से प्रेरित थी कि एलोपैथी को नीचा दिखाएं और अपना कोरोना टैबलेट ज्यादा बात कीजिए। लेकिन जैसे दीपक जी ने प्रश्न किया है कि इस पर देशद्रोह कैसे बन जाएगा, हम तो कभी कोई बात ही नहीं कह पाएंगे। हम किसी चीज पर प्रश्न उठा देंगे, एक पावरफुल बॉडी आएगी। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य से पूछ लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, क्या डॉक्टर राहुल भार्गव के मन से दिल की बात निकल गई कि भाई एलोपैथी को ये नीचा दिखाना चाहते हैं और आयुर्वेद की सेल बढ़ाना चाहते हैं? क्या दिल की बात निकल गई उनके? प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं। हमारा 5000 वर्षों से हमारी संस्कृति नहीं, दिल की बात तो वास्तविक छोड़िए, बात हो रही है 300। ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल को फॉलो किसने किया, मुझे वो बताइए। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, हॉस्पिटल जो बनाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो, उसमें जिम्मेदारी हॉस्पिटल के मालिक की है, हॉस्पिटल की व्यवस्था करने की, ना कि पेशेंट की। आपने एफिडेविट फाइल किया था हॉस्पिटल बनाने वालों ने कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम किसी भी तरह से, और लास्ट मोमेंट पे जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट लगाए बिना थर्ड पार्टी से ऑक्सीजन मंगाते रहे, और लास्ट टाइम पे हो गए 302 के मुकाबले राष्ट्रों के मुकदमे इन हॉस्पिटल वालों पे चलने चाहिए, जो जिन लोगों ने लोगों की जिंदगी हाथी बनाई। मैं साफ कह रहा हूं, देश को बांट रही है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में चले जाइए, उसके अंदर एक रूल होता है कि तमाम हॉस्पिटल ये फाइल करना पड़ता है, कि हमारे पास डॉक्टर भार्गव ना बोलिए, आपको पूरा मौका दिया मैंने। आचार्य विक्रमादित्य को सुनिए। मैं कह रहा हूँ 302 के मुकदमे आप लोगों पर चलने चाहिए, हत्या के मुकदमे आपके ऊपर चलने चाहिए। देश के साथ द्रोह जो किया है इन तमाम हॉस्पिटल्स ने किया है, जो हॉस्पिटल चलाते हैं उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई उन्होंने जो थोड़ा बहुत डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता ऑक्सीजन सप्लाई अस्पताल से मिलती करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो आयुर्वेद को बदनाम ना करो, आयुर्वेद को नीलाम ना करो। 5000 वर्षों से हमारी विश्वास करके जा रहे हैं। सब एक पर एक मत बोलो। डॉक्टर राहुल भार्गव प्लीज, डॉक्टर राहुल भार्गव, आचार्य विक्रमादित्य, रवि मलिक जी, सब आप एक के ऊपर एक बोल रहे हैं। दर्शकों तक आवाज नहीं जा रही है। सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य की आवाज, फिर मैं रवि मलिक जी के पास जाऊंगा। सिर्फ आचार्य विक्रमादित्य की आवाज। व्यवस्था बनाई, मैं कह रहा हूं मजाक बना रखा है आप लोगों ने। 302 और राष्ट्रद्रोह तो इन हॉस्पिटल्स के ऊपर चलना चाहिए।
हमारी संस्कृति के अभिन्न पार्ट को नीचा दिखा। बताइए रवि मलिक जी, आप एग्री करते हैं विक्रमादित्य जी से? को साइंटिफिक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ दीपक जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स जो पीपी किट पहन के कुछ तो बेचारे शहीद हो गए, जो बच गए उनको 302 में फांसी पे लटका दो। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ। दूसरी चीज मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देशद्रोह की बात। आप मुझे बताइए, तमाम हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली करें। आपने एफिडेविट फाइल किया है कि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी है। आप लोगों ने गवर्नमेंट की विक्रमादित्य जी के टाइम पर आप लोगों ने एफिडेविट फाइल किया था। अगर आपने प्लांट नहीं लगाया, 40-40 लाख 22 लाख रुपए का प्लांट लगता है एक पेशेंट से, इतना ऑक्सीजन की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में प्रॉपर्ली हो। क्या मजाक बना रहे हैं? 302 के मुकदमे तो इन हॉस्पिटल वालों के ऊपर चलने चाहिए। मैं परमेश्वर अरोड़ा जी के पास चलता हूँ, उनके दिल की बात सुनिए प्लीज। सब एक के ऊपर एक मत बोलिए, सब एक के ऊपर एक मत बोलिए, आवाज नहीं जाती है। परमेश्वर अरोड़ा जी, आपको कहां पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि आप आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मैक्सिमम आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिल पे हाथ रख के पूछेंगे कि ईमानदारी से बताइए, तो आपको ये बात का जवाब यस में मिलेगा कि एलोपैथिक डॉक्टर हमें हमेशा से दोयम दर्जे का कहते आए हैं, झोला छाप कहते आए हैं। आप मुझे ये बताइए, आप कोर्ट में क्यों चले गए कि एलोपैथी की दवाइयां देना चाहते हैं हम? आप कोर्ट में क्यों चले गए कि एलोपैथी की दवाइयां आप समझिए एक बात दीपक जी, एक आर्टिकल के अनुसार 90% आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राहुल भार्गव से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग मैं एक बात कहना, अरे मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमारे को BAMS और BHMS में जो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है वो एलोपैथी पढ़ाई जाती है। आयुर्वेदिक एनाटॉमी को जिस प्रकार से आप लोगों ने कोर्स बनाते वक्त डिस्कार्ड कर दिया, ये उसी का रीजन है। वो उसी का रीजन है कि जिस प्रकार से आयुर्वेद के अंदर जो प्रोटोकॉल बनाया गया, पढ़ाई बनाई गई, और उस पढ़ाई के अंदर सारी की सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोगों के कारण पढ़ाई जा रही है। माननीय डॉक्टर थे, सब एक के ऊपर एक चिल्ला रहे हैं। आप माननीय डॉक्टर थे, सब एक के ऊपर एक चिल्ला रहे हैं। एक एक करके बोलिए। हमारे देश को बचाना है दीपक जी, इन दीमकों से देश को बचाना है जो हमारी संस्कृति को डुबो रहे हैं गलत प्रैक्टिस से। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 28% लोगों ने मरकरी लेड जैसी पॉइजनिंग इन्होंने करवाई। ये गलत प्रैक्टिस करते हैं। सारे राहुल भार्गव साहब, सारे किडनी लीवर के पेशेंट, सारे हम शायद पूरे भारत में 1-2% पेशेंट को जो डील करते हैं। 98% की किडनी, लीवर, हार्ट, उसके लिए बेसिकली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो एलोपैथिक मेडिसिन है। आज बच्चा तक स्वस्थ नहीं है, केवल आयुर्वेद से दूर हो गए। राहुल भार्गव साहब, आज बच्चा आपके हाथ में, हमने सुना आयुर्वेद के ठेकेदार मत बनो। अगर हम आयुर्वेद करेंगे तो अच्छा करेंगे। सुंदर हॉस्पिटल बन गए, हम हर महीने चेक कराते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल की बार आ गई, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, उम्र रह गई 60 साल और कोई भी स्वस्थ नहीं है, बच्चे तक चश्मा पहनने लगे। ये आप लोग का डायरेक्शन है। मैं फिर कह रहा हूँ, वापिस से आयुर्वेद पे आना पड़ेगा, वापिस से जीवन शैली, वापिस से खान पान, वापिस से प्रिवेंशन, तब आप जाकर के क्या कहेंगे। राहुल भार्गव साहब, आप मानिए आपका विज्ञान बहुत छोटा है, केवल उसमें 5000 साल वर्षों का पुराना विज्ञान को तो मानते हैं, नतमस्तक है आयुर्वेद के लिए। बट आप जैसे जो ठेकेदार है आयुर्वेद के, वो आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं। आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं आयुर्वेद है, नतमस्तक है आयुर्वेद को। आज भी हाथ जोड़ के नमन है आयुर्वेद को। पर आप जैसों को नहीं, जो सौदागर बन चुके हैं, आयुर्वेद के सौदागर हो आप। और बाबा सबसे बड़ा व्यापारी है दीपक जी। मैं चाहूंगा, बाबा सबसे बड़ा व्यापारी है आयुर्वेद का। तो व्यापारी है तो क्या बुरा हो गया? इतने बढ़िया आईएमए क्या है? आईएमए बल्ब दिशा सही कीजिए। ये एंटीबैक्टीरियल झूठ में बोलते हैं। चलो ये तो माना बाबा के ऊपर बात चल रही है, बाबा के ऊपर बात करिए ना। ऐसे मामलों में चुप हो जाना ही बेहतर है। ऐसे मामलों में एक अच्छे एंकर को भी चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप सब माननीय डॉक्टर्स हैं,
कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैं चलूंगा डॉक्टर रवि मलिक के पास। रवि मलिक जी, आपको नहीं लगता अब इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए? कंक्लूडिंग कमेंट ये है और कि फिर हम डॉक्टर सबको पवन सिन्हा, हाथ मिला के मानवता की सेवा करनी चाहिए। जहां आयुर्वेदिक की जरूरत है वो करनी चाहिए। मैंने जैसे शुरू में कहा विक्रमादित्य जी से, तो मैंने जो है स्वामी जी से तो योगा सीख रखी है। मैं तो रोज योगा करता हूं, तभी तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा। तो हम सबको हाथ मिलाने के साथ में और आगे चलना चाहिए। आयुर्वेदिक साइंस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, एलोपैथी के लिए हम तत्पर हैं काम करने के लिए, और योगा हम सुबह करते ही करते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे भी कोरोना हुआ था, मैंने भी योग किया था कोरोना की रिकवरी के बाद में। हर पैथी के अपने पॉजिटिव पॉइंट है, और मैं सोचता हूं ये डिबेट एक अच्छी रही, डॉक्टर शर्मा को बताते हैं, वो लेकिन नाराज हो जाते हैं आपकी बात सुन के लिए और राहुल भार्गव को पसंद नहीं आई होगी ये बात। आगे चलना। बिल्कुल दीपक जी, डॉक्टर रवि मलिक जो मैंने पहला कहा था, राहुल जी योगा करते हैं, साथ मिलके लोगों को बचाओ, देश के लोगों को बचाओ। आपकी पैथी मेरी पैथी में मत पड़ो, दोनों हाथ मिलाओ और आगे बढ़ो, सच्चाई का सामना करो, सच बोलो, लोगों की जान बचाओ। तो सर खत्म करिए ना, लेकिन एक रिक्वेस्ट और है, बाबा जी को कह दो कि थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करें, ये थोड़ा सा जरूरी है। वो योगी नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है। बाबा जी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन उनको वाणी कंक्लूडिंग पे कमेंट के लिए मैं चलता हूँ पवन जी के पास। गुरु जी बताइए क्या करना चाहिए अब? देखिए, ये दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी बात कही कि मिलके चलना चाहिए। और डॉक्टर के अग्रवाल जी ने एक बुक भी लिखी थी, मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, एलोवेदा। एलोवेदा एक ऐसी थेरेपी है जो भारत को मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पर खड़ा कर देगी। इसलिए मिलके ही चलना है। और ये एलोपैथिक आयुर्वेदिक का झगड़ा तो संभव ही नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। और रही बात बाबा जी से, तो मेरे ख्याल से दीपक जी की बात बाबा जी टाल ही नहीं सकते। दीपक जी आपका संदेश, रवि जी का संदेश बाबा जी तक पहुंचा ही देंगे। और हम सब लोग ऐसा कुछ पैथी सोचें जिसमें इस देश का जो लगभग 62% गरीब इंसान है, उसे सर्वश्रेष्ठ इलाज मिल सके और वह अपनी जान बचा सके। बेस्ट हॉस्पिटल में जो गरीब से गरीब तबका है वो भी पहुंचने की हिम्मत जुटा सके, ऐसी उसको इलाज मिल सके। एक चीज चलते चलते बस मैं कहूँगा, और ये जिधर मैं आपको इशारा कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त लगभग 35,000 करोड़ से ऊपर का आयुर्वेद का पूरे विश्व में बाजार पनप चुका है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए चीन की भागीदारी है। और भारत की सरकार ने 5,000 करोड़ अभी सुनिश्चित की है, अभी बहुत दूर है उस लक्ष्य से। तो अब आप समझ जाइए मैं इशारा किधर कर रहा हूं। और बहुत सारी चीजें ऐसी इस दुनिया के अंदर होती हैं जो हमारी आपकी पैथी, नॉलेज, प्रेम, उससे भी कहीं ऊपर उठ के उससे भी कहीं अलग जाकर उस पर सोचा जाता है, षड्यंत्र किए जाते हैं। ठीक बात है, मैं यहीं पे रुकूंगा। लेकिन चलते चलते गुरुजी मैं बता दूं, दो बड़ों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटा आदमी हमेशा अंत में पिस जाता है। इसीलिए चलते चलते मैं यही कहूंगा, देश की बहस के दर्शक आज क्या सोचते हैं हमारे आज के सवाल पे दिखा देते हैं। 90% दर्शकों का यह मानना है कि ये विवाद गैर जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक।